नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में। आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। बिहार में चुनाव है और इसको लेकर अपनी अपनी तरीके से पार्टियां धरातल पर उतर रही है और बहुत सारे वादे कर रही है। इसी बीच आज मैं पहुंच गई हूं पिपरा विधानसभा में, जहां पर आज मैं बात करूंगी श्री बाबू प्रसाद यादव से, जो अभी मुखिया है वर्तमान में और साथ ही भावी प्रत्याशी भी हैं। उनसे बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर उनके मन में किस प्रकार से जनता के लिए कार्य करने की इच्छा है और वो क्या चाहते हैं, क्या है, इनसे मैं बात करके जानूंगी। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद और आपके दर्शक को भी। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है उस पर आपकी क्या राय है? बिहार की जो मौजूदा सरकार है वो थका हुआ सरकार है और आज कल कहिए कॉपीराइट सरकार है। वो कुछ कर नहीं पा रही है। जितना जितना विपक्ष मुद्दा दे रहा है वही मुद्दा लेकर चल रहे हैं। यानी आज की जो मौजूदा बिहार सरकार है दिशाहीन सरकार, थका हुआ सरकार। आप कहना चाह रहे हैं कि वो सरकार जो आप विपक्ष पार्टी बना रही है, मुद्दे ला रही है, उस मुद्दे को ही आगे बढ़ा रही है? बस बस मेरा यही कॉपीराइट का मतलब यही हुआ कि जितना विपक्ष मुद्दा दिया उस मुद्दा को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 20 वर्षों में बिहार की गरीब जनता, बिहार की बेरोजगार बच्चे, बिहार से पलायन, ये इस पर किसी प्रकार का इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने अपनी वाहवाही में बिहार के साथ काफी भेदभाव किया। पूरे देश में सरकार की स्थिति क्या है? केंद्र सरकार की मौजूदा केंद्र सरकार की स्थिति यह है कि 45 वर्ष पहले जो भुखमरी थी आज है। और मुख्य रूप से मौजूदा सरकार जो है इसको शिक्षा से घिरना है। कोई मंत्री कहता है कि जेएनयू में डायनामाइट लगा दो, तोप लगा दो। रातों रात जामिया इस्लामिया या जेएनयू में नकाबपोश गुंडे घुस जाते हैं और हमारे बाल बच्चे, बेटा बेटी के साथ डंडा से मारते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। जो एक तरह से जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था वो आज की सरकार कर रही है। और इनको शिक्षा से घिरना इसलिए है, ये मनमोहन सिंह महान थे, कांग्रेस महान है, थी और है, इसलिए कि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय का मांग हुआ बिहार से और मनमोहन सिंह ने 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दिए हुए 13 बरस हो गया। ये निकम्मी भारत सरकार के पास इतना सूझबूझ नहीं है कि मैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को विधिवत करूं। काहे कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूरे देश के बच्चे बच्ची पढ़ने आती हैं। आज तक 13 बरस हो गया, 350 एकड़ जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। बिहार वासियों के लिए और नौजवान के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये क्रूर मजाक है। क्या दिक्कत है? मोदी जी तो भीख मांग रहे थे, वो खुद कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। चाय बेच रहे थे, क्या चाय बेचने वाले को पढ़ना उचित नहीं है? कहते हैं चाय बेच के तो हम 7वें आसमान पे पहुंच गए, चाय बेचकर ही इंसान आगे बढ़ सकता है। इसलिए तो पूरे देश की संपत्ति को बेच के वो 7वें का 14वें आसमान पे पहुंच जाएंगे। भारत को कहते हैं, भारत तो भुखमरी में, आपने जो बोला है कि भारत भुखमरी में पीछे हो चुका है, मतलब आगे हो चुका है, खत्म हो चुका है भुखमरी। तीसरे स्थान पर भारत अब आ चुका है। पहले कहाँ ना कहाँ मिलता भी नहीं था भारत को, मैप में देखा जाता। तो अब उस पे क्या कहेंगे आप? मैप में भारत दिखता नहीं था। नहीं, उनका कहना है भारत दिखता था, उनको उस दिन भी नहीं दिखता था, केवल आज दिख रहा है। तब तो लोग कहते हैं आजादी 14 में मिली। क्या आप इस बात को मानती हैं कि 14 में आजादी मिला देश को? गलत। तो जो उनके नेता कहे ये गलत बात है। और इनको जब कुछ दिखता ही नहीं था, जब कहते हैं गरीबी में हम विश्व का तीसरा राष्ट्र बनने वाले हैं, तो 14 में कितना लोगों को गरीबी था? 21 करोड़ लोग को राशन मिलता था। यानी राशन मिलने का मतलब है कि 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे। आज कितना है? खुद कहते हैं हमने 84 करोड़ लोगों को हमने भोजन दे रहा है। तो इसका मतलब
भूखमरी गरीबी बढ़ा या घटा? बढ़ा, 4 गुना बढ़ गया। 21 चौके 84, 14 में 21 करोड़, आज 84 करोड़, और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम 5 किलो पर जिंदा रखे हैं हिंदुस्तान को। यही भारत चाहिए? उचित नहीं है। अब आइए शिक्षा पर आइए कि पूरे चंपारण में जिनका जिनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को भाड़े पर लेकर क्लास चलती है। आए दिन कोई क्लास उगम पांडे कॉलेज के पास है, कोई जिला स्कूल में चलता है, कोई कहीं चलता है, कोई कहीं चलता है। जितना चंपारण मोतिहारी में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भाड़े पर लेकर चलाती है। और न बच्चे को रहने का सुरक्षित जगह है और न ही पढ़ने का सुरक्षित जगह है। आए दिन एक चंपारण की परिपाटी बन गई है कि बच्चा और बच्ची के साथ आए दिन कुछ न कुछ होता है। टाउन थाना में, मुफस्सिल थाना में, छतौनी थाना में FIR दर्ज होता है। ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, कोई पॉकेट से रुपया देगा क्या? सभी लोग, हम जनता का रुपया से देश 1947 से यहां तक आया है। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने लूट लिया। इन्होंने किया क्या 14 बरस में? एक भी चीज गिना दे, एक भी कोई अगर काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में, तो उसको गिना दे, मैं उनके साथ हो जाऊंगा। एक भी काम, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, ये विकास में नहीं आता। मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना विकास में नहीं आता। 370 हटाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, हटना चाहिए था। लेकिन इसके पहले भी देखिए, कहते हैं 370 हटने के बाद आप देखिए श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी जब कांग्रेस की सरकार होती थी। तो एकदम बढ़िया बात है। 370 हटा तब ना। आपको पहलगाम में एक भी पुलिस नहीं था, 26 आदमी को मारकर चला गया। 300 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से घुसा और मारकर चला गया। स्केच भी आ गया, अभी तक पकड़ाया नहीं। कहते हैं कि हमने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इनका पोस्टर लगा हुआ, आए थे हमारे सिंदूर मिटाने, हम उन्हीं को मिटा दिया। अभी पता नहीं है, लेकिन मिटा दिए। झूठ बोलने की महारत है। बोलिए, झूठे है ना? 13 बरस में क्यों नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय का जमीन मिला? कि बाउंड्री भी हुआ है तो बांस का बाउंड्री लगा हुआ है मोतिहारी में। और गया भी गए थे हम लोकसभा के समय नॉमिनेशन में सुरेंद्र यादव के, वहां की केंद्रीय विश्वविद्यालय का गेट देखा, अधूरा बाउंड्री में लोहे का गेट है और यहाँ अधूरा बाउंड्री में बांस का गेट है। फर्क इतना ही है। मेरा भी बच्चा पढ़ता है इसमें JRF निकाल के। तो अफसोस है हम लोगों पर, और हम लोग इतने अंधे हैं इस बात को समझते नहीं है। क्यों नहीं सोना गिरवी रखा है तो लंदन से आया? क्यों वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम नाक तक कर्जा हो गया है भारत को, अब कर्ज नहीं मिलेगा? क्यों कह रहा है? विश्व गुरु। अरे क्लास में तो गुरु जी है, ये नहीं है तो विश्व गुरु कैसे भारत बनेगा भाई? जी। अब मेरी दूसरी सवाल ये होगी कि आरजेडी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आने वाले चुनाव में क्या होगी? आरजेडी जो है अपना चुनाव लड़ रही है, तो उसमें प्राथमिकता उसकी सबसे बड़ी क्या है? 17 माह में झलक दिखा दिया है। आरजेडी के मैंने आरजेडी के जो गठबंधन में आज हैं, वे लोग 17 माह में भी थे। तो 17 माह में झलक दिखा दिया है कि 5 लाख लोग को नौकरी और 4.5 लाख अस्थायी टीचर को अस्थायी करना, जिसके लिए टीचर लोग लड़ाई लड़ रहा था। और केसरिया में महोत्सव हुआ था, उसमें सुशील कुमार मोदी जी वित्त मंत्री थे, और वहां टीचर लोग काला बिला लगाकर अपना आस्मार पत्र दिया कि हमको अस्थायी कर लिया जाए। मोदी जी कहे, मंच से कहे कि सूर्योदय पश्चिम मान लो, मेरे पास वित्त नहीं है, मैं तुम लोगों का नियमित नहीं करूंगा। किया ना? यही लोग कहते थे अपने बाप के यहां से ले आएगा, बहलिया करेगा। तो अब कौन किसके बाप के घर से दे रहा है रुपया? सही है ना? ये तो गलत भावना है ना। आप बिहार को अपने पॉकेट का जनता समझ लिए हैं। बिहार किसी के बाप का जागीर थोड़े है। बिहार हम सबों का बाप का है, हम सबों का है। हम सबों के टैक्स से बिहार चलती है, हिंदुस्तान चलती है, सबका अधिकार है। लोकतंत्र तो इसलिए हुआ है
कि अपनी बात को हम कह सके। उन्हें राजतंत्र थोड़े है कि लोग कहते हैं कि 50 बरस शासन करेंगे। हम तो मुखिया हैं, हम 4 बार से मुखिया है। हम नहीं कहते हैं कि 5वें बार हम ही जीतेंगे, लेकिन कोई कहता है कि हम 50 बरस मुख्यमंत्री रहेंगे। कैसे भाई? अब राजा के बेटा हो, तुम्हारा पोता राज करेगा? ये लोकतंत्र का हनन है। ये सवाल तो विपक्षी भी जो अभी सत्ता में है वो भी उठाता है कि राजा का बेटा राज कर रहा है। देखिए लालू यादव का बेटा भी राज कर रहा है, वो भी राज बनाना चाहता है। देखिए, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, एक राजा, एक वो राजा नहीं है, जनता चुनती है। एक बार भी पीछे के दरवाजे से वो लोग नहीं बना है। लालू यादव भी विधानसभा लड़के मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव भी विधानसभा 2 बार लड़े, दोनों बार उप मुख्यमंत्री बने और पुनः लड़ रहे हैं। जनता चुनेगी तो वो आएंगे। और एक राजा उसको कहते हैं जहां चुनाव नहीं होती है। राजा वहां होता है जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, वो राजा का बेटा बना है राजा, ना कि तेजस्वी यादव लालू यादव का बेटा राजा का बेटा राजा नहीं बना है। जनता चुनकर भेजी है। बीसीसीआई के अध्यक्ष में कौन चुन के भेजा है? कौन कह दिया कि बैट पकड़ा नहीं है और बीसीसीआई का अध्यक्ष हो जाओ? किसी ने कहा था? न्योता दिया था उनको? यही बड़ी काबिल हैं जो आज तक मैंने 1 रन नहीं लिया, उसके बीसीसीआई का अध्यक्ष कहे नहीं सौरव गांगुली को बनाए। सौरव गांगुली को इसलिए नहीं बनाए कि बंगाल के चुनाव में इनका मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बना, इसलिए सौरव गांगुली को हटा दिया गया। भाई, ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, ये दबिश करके चलते हैं। तो बारूद का ढेर है हिंदुस्तान। जितना ही माटी रखिएगा, जितना ही कंकड़ रखिएगा, जब बारूद में आग लगेगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। अच्छा, बीजेपी अगर नीतीश कुमार को अपने पार्टी से साइड करती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि अगर साइड करती तो क्या आरजेडी उसको एक्सेप्ट करेगी इस बार? समय बीत गया। हाँ, जैसे हम लोग बड़े नेता नहीं है, लेकिन हम अब जान रहे हैं कि समय बीत रहा है। जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता है तो लालू यादव के पास आते हैं। और लालू यादव का इतिहास है कि जिन लोगों को जगाया वे लोग लालू यादव नहीं रहेंगे तो उनका पूजा करेंगे। लालू यादव को जितना गाली दे दीजिए कम है, लोग को कम लगता है, लेकिन जो लोग गाली देंगे वो लोग कल होकर खूब पछताएंगे। लालू यादव के पास जब जब नीतीश कुमार आए हैं, छोटा भाई समझकर मदद कर दिया है। जीतन राम मांझी को जब सर मुख्यमंत्री बना दिए, कौन कहा था मुख्यमंत्री बनाने के लिए? वो अपने से बनाए। जब उनकी पार्टी डगमगाने लगी तब ने लालू यादव के पास गए कि देखिए हमारा राजनीति खत्म कर देगा ये जीतन राम मांझी, इसको देखिए सर, बड़े भाई हैं आप, क्या चाहते हो? तो हम बनना चाहते हैं। तो ठीक है, हम हमारा बाहर से समर्थन रहेगा। 15 माह तो बाहर से समर्थन करके लालू यादव चला दिया। कहा उसको स्वार्थ था कि हमको मंत्री बना दो। उसके बाद अब 15 में गठबंधन कर लिए, लड़ लिए, फिर भाग गए उधर। अच्छा, आप जीतन राम मांझी की बात करते हैं। जब इनकी पार्टी टूटने लगी फिर आनंद फानंद में आ गए इधर, आपकी तरफ, मेरे तरफ। यही कहने वाले हैं। आपने जीतन राम मांझी का बात किया तो मेरे मन में एक सवाल आया है, जनगणना और आरक्षण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सही तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि सही है। अरे बाद में कहे मोदी जी गलत कह के फिर सही कह दिए हैं। अच्छा, जब आप मोदी जी तक केंद्र में कानून बना दिए कि जनगणना होगी, जातीय जनगणना, अच्छी बात है। और जब होने लगा तो कहे कि नहीं ये तो जातीय उन्माद फैलाना है। अब क्या हुआ? इसलिए जातीय जनगणना सही है। एक प्रकार से होता है जातीय जनगणना का मतलब है कि जो उस व्यक्ति को जानकारी हो जाएगा कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं। मेरे परिवार में अभी पहले 3 सदस्य था, अब 4 सदस्य हो गया है, तो 750 से 1 केजी तक चावल बनता है। और रोटी बनेगा तो आधा केजी चावल बनेगा, 2 रोटी और चावल थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अगर 4 केजी चावल लगा दे, चावल तो बर्बाद होगा ना। अभी भारत सरकार को इतनी जानकारी नहीं है कि मेरे देश की जनसंख्या कितनी है। कौन करेगा? जब इनको जानकारी होगा कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से तो कोई रणनीति बनता है ना। क्यों नहीं जनगणना करवाए? 13 बरस हो गया, करवाना चाहिए। जनगणना की बात कर रहे हैं, युवाओं और बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है बिहार में, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पिपरा विधानसभा में आप मुखिया हैं वर्तमान में, तो इसको लेकर भी देखते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि पिपरा विधानसभा से लेकर बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों की क्या राय है? उन लोगों के लिए क्या सोचते हैं आप? हमारे नेता इसके लिए
पहले भी सोचे हैं और रात दिन सोचते हैं कि हमारे देश में उद्योग धंधा लगे, रोजगार मिलेगा, अच्छी स्कूल हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, अच्छी शिक्षा मिले। बिहार के लोग पूरे देश में और विदेश तक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं, काफी रुपया खर्च होता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी रोजगार, अच्छी नौकरी के लिए ये बिहार सरकार काम करेगी। जैसे कि हम अब ग्राउंड पे भी जा रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं, तो जनता का कभी कभी राय होता है कि यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं। पिपरा विधानसभा हुआ चाहे मोतिहारी विधानसभा पूरा हुआ, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। तो जनता के लिए आप क्या सोच रखे अगर पिपरा विधानसभा में आपकी जीत होती है तो? देखिए, हमारे एक जीत से बिहार का भविष्य नहीं बदलेगा। सरकार बदलेगी, बिहार का भविष्य बदलेगा। तो आप सरकार बदलना चाहते हैं इस बार? चाहते हैं। आपकी अगर सरकार आती है तो सबसे पहले आप प्राथमिकता किस पॉइंट को देंगे? युवा, बेरोजगारी, पलायन, इस पर सरकार काम करेगी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं और जनता की भी आवाज हम बने हैं, जनता हमारी आवाज बने और उन तक पहुंचावे। निर्णय लेना उनका काम है। अगर उधर से आशीर्वाद मिलता है तो जनता तैयार है आशीर्वाद देने के लिए। तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर पिपरा विधानसभा में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए अगर आप यहाँ जीतते हैं तो आप क्या क्या तोहफा देंगे महिलाओं, बेरोजगार और युवाओं के लिए? सबसे पहले यहाँ की चिर परिचित मांग है प्रखंड, इसको यहीं तक रहने दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि पिपरा का बेटा, पिपरा का लोग यहाँ से 40 वर्ष जीते हुए हो गया। नाम है पिपरा विधानसभा, लेकिन पिपरा में कुछ है नहीं। एक थाना है और नहीं तो थाना के बगल में एक पैखाना है, दूसरा कुछ है नहीं। एक पोस्ट ऑफिस है, तो 6 माह से सुने हैं कि उसका प्रिंटर खराब है। अब बताइए कि जिसका प्रिंटर को खराब हुए 6 माह हो गया, वो भी भारत सरकार का है, वो भी जाने वाला है। देख रहे का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। और जब पिपरा का लोग रहेगा तो पिपरा के लोगों से हृदय से लगाव होगा। बाहर के लोग तो व्यापार करने आते हैं, उन्होंने पूंजी लगाया, जीता, अपना पूंजी निकाला, 10 गुना 20 गुना किया, चलते रहा। हमसे आपसे लगाव उतना ही देर तक रखता है जितना देर तक हमारी वोट उसके ईवीएम में ना पड़ जाए। उसके बाद मैं कौन हूं और वो कौन है वो नेता नहीं जानता है। कहते रह जाते हैं हम वोट दिए आपको, अरे दिए होंगे। भावनात्मक लगाव जो जो इस मिट्टी का होगा, उसी व्यक्ति को इस मिट्टी से प्यार होगा और यहाँ की जनता के भावनाओं को समझेगा। और मैं अगर बना, आशीर्वाद मिला, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि पिपरा को प्रखंड बनावे, हॉस्पिटल बनावे, डिग्री कॉलेज हो, यहाँ बच्ची महिला विद्यालय हो महिलाओं के लिए, और महिला उद्यमी योजना चले, जो महिलाएं लोग उसमें आधी आबादी उसमें सम्मिलित हो और उनको रोजगार मिले, इससे बेरोजगारी दूर होगी और स्वावलंबी लोग होंगे क्षेत्र के। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे भेड़खिया के मुखिया, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जनता के लिए वो क्या करेंगे अगर इनकी जीत होती है, तो किस प्रकार से तोहफा मिलेगा। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जी इंडिया न्यूज। नमस्कार।